2047 तक भारत की आर्थिक संभाव्यता, आर्थिक संभाव्यता राइट, आर्थिक संभाव्यता। सबसे पहले लिखो फिक्की मैकेंसी रिपोर्ट, लिखो फिक्की भारत का जो औद्योगिक संगठन है, फिक्की मैकेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 7.7% वास्तविक जीडीपी ग्रोथ प्राप्त करेगा। %7.7 वास्तविक जीडीपी ग्रोथ प्राप्त करेगा। और भारत 2047 तक 1500 लाख करोड़, यानी ये कितना बना, $19 ट्रिलियन। कितना? $19 ट्रिलियन, $19 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। 2047 तक भारत 1500 लाख करोड़ या $19 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। क्लियर? तो यानी भारत की बड़ी संभावनाएं हैं कि भारत तेजी से ग्रोथ कर सकता है। अब जरा समझो कि ये कैसे होगा, ये कोई जादू टोना, ये कैसे होगा, अब यहां पे समझो। और भारत को ये जो $19 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो कौन पूरा करेगा? इंडस्ट्री यानी उद्योग करेगा। लिखो उद्योगों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस सपने को पूरा करने में, इस लक्ष्य को कि 7.7 की हमें सस्टेनेबल रियल ग्रोथ मिल जाए, यानी ये बढ़कर जो है 8.5-9% तक जाएगा। रियल ग्रोथ आने, सारे डिफिशियंसीज हटाने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। लिखो उद्योगों की भूमिका नंबर 1 क्या होगा? पॉलिसी रिफॉर्म एंड फेवरेबल एनवायरमेंट। लिखो उद्योगों के लिए नीतियों में रिफॉर्म, उद्योगों के लिए नीतियों में रिफॉर्म और उपयुक्त वातावरण का निर्माण, और उपयुक्त वातावरण का निर्माण। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हमने मेक इन इंडिया शुरू किया, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की कि हम छूट देंगे, टैक्स रिफॉर्म्स की बात की। भारत में बहुत लंबे समय से सेमीकंडक्टर नहीं बन रहे थे, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर छोटे छोटे देशों से आते थे। भारत ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी, और अब बहुत जल्दी भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां भारत में मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, राइट, और वहां पर भारत छोटे छोटे जो चिप है वो भी फॉरेन से मंगा रहा है। तो ये भारत के अंदर इसका निर्माण हो सकता है, और भारत ने अब जाकर वो पॉलिसी चेंज की है, वो इस तरह की कंपनियों को इनवाइट किया है। जबकि भारत इसकी वजह से अपना, आपको लगता होगा हमारा तेल का घाटा बहुत है कि हम बाहर से तेल मंगाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो तेल से ज्यादा मंगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे हमें बहुत सुधार कर। जब भारत खुद से बनाएगा तो न सिर्फ वो अपना विदेशी धन बचा पाएगा, साथ ही साथ वो क्या काम करेगा, वो विदेशों को भी, तमाम छोटे छोटे देश जिनके साथ हम आज जुड़ रहे हैं उनको वो बेच भी पाएगा और ढेर सारा उसके पैसा कमाएगा, रोजगार पैदा होगा, राइट, रोजगार पैदा होगा। नेक्स्ट वन, भारत ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लागू किया। कर सुधार बहुत जरूरी है क्योंकि भारत को अभी तक टैक्स टेररिस्ट कहा जाता है, भारत को कर आतंकवादी कहा जाता है। भारत जिसका पैसा पाता है टैक्स के रूप में निकाल लेता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में माना जाता था बहुत सी परियोजनाएं कभी सक्सेस, लोग विदेशी भारत में पैसा नहीं लगाना चाहते। क्यों? एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, सबसे तुमने
27-28 डिपार्टमेंट में फाइलें जाती हैं और हमारे यहाँ बिना वजन के फाइल आगे नहीं बढ़ती है। अंत में पहुंचे, सबसे पास करा लिया, क्या हुआ? पॉस्को के साथ क्या हुआ? बहुत सी परियोजनाओं के साथ क्या हुआ? वेदांता के साथ क्या हुआ? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया उसको। अब वो आदमी साल 2 साल अपना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके भारत में बैठा हुआ है और पता चला 2-2 साल बाद उसकी परियोजना निरस्त हो गई, पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिली। तो ऐसे में कोई आदमी भारत में पैसा नहीं लगाना चाहता, उसको पता है भारत में पैसा फंसे। मान लो तुमने कहा कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप में हम सड़कें बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, भाई बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी कंपनी आ गई, बोले हाँ ठीक है, भारत में बहुत ढेर सारे लोग हैं, भारत में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो भाई चलो पैसा, ये फायदे का सौदा है, हमारे पास बहुत ढेर सारा, जापान जैसे देश, तमाम ऐसे देश, बहुत पैसा पड़ा है इनके पास। ये वर्तमान में बात कर, अब पता चला कि आपने सारा तामझाम कर लिया, बजट वजट, अब पता चला जमीन अधिग्रहण ही नहीं हो पा रहा है। एक स्टेट में सड़क के लिए, मतलब भूमि क्या है, राज्यों का विषय हो गई, स्टेट का सब्जेक्ट है। एक स्टेट ने मान लो जमीन अधिग्रहण कर ली, एक्वायर कर ली, दूसरा कर ही नहीं पा रहा है, वहां दूसरे सरकार है। अब पता चला अब तुम सड़क ऐसा थोड़ा ना करोगे एक स्टेट की बाउंड्री तक लाके छोड़ दो, तो उसको क्या होता है, घाटा हो जाता है। तो इसीलिए भारत में वो लोग निवेश नहीं करना चाहते। तो ये क्या होगा, इसके लिए जरूरी है कि हम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च करें। ठीक है, हमने शुरुआत कर दी है। देखो, राष्ट्रीय एकल खिड़की तंत्र की स्थापना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री को बढ़ाओगे कैसे? पहले माहौल तो दो उसको। भाई मान लो एक पौधा लगाना चाहते हो कि मैं बीज को लगाऊंगा, बढ़िया आगे चलकर आम खाएंगे, लेकिन मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है, खाद पर्याप्त है कि नहीं, जलवायु ठीक है कि नहीं है, और सुरक्षा हम उसकी कर पा रहे हैं। पता चला जानवर रौंद के चले गए तो क्या होगा, वो कभी बीज जो है पौधा बनेगा सूख जाएगा। सेम हमारे साथ होता है। भारत कभी दुनिया की सबसे स्किल कंट्री थी। भारत का कपड़ा मलमल कभी पढ़ना, उसको मीटर के हिसाब से खरीदने की औकात नहीं थी विदेशियों के पास। एक तरफ कपड़ा रखा जाता था, दूसरी तरफ सोना रखा जाता था, वो गोल्ड के कंपैरिजन में बेचा जाता था। इतना हमारा स्किल इतना हाई लेवल पे था। तो आपको वो उर्वर माहौल देना पड़ेगा, फर्टाइल एनवायरमेंट आपको लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जिसकी मांग हो रही, जिसमें इनोवेशन, जैसे चाइना इस पे बहुत काम करता है, तो इंसेंटिव अगर आपके उससे हमें फॉरेन पॉलिसी फॉरेन करेंसी मिल रही, मान लीजिए आपने कोई ऐसा सामान बनाया जिसकी पूरी दुनिया में बहुत जरूरत है और उससे भारत विदेशी मुद्रा कमा रहा है, तो आपको हम इंसेंटिव ज्यादा देंगे। देखो, उत्पाद से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है आईसीओआर का, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो प्रोडक्शन क्या होता है, चाइना पूरी दुनिया को सामान क्यों बेचता है? क्योंकि वो बड़ा सस्ता। आप भी सामान चाइना का क्यों खरीद के लेकर आते हो? क्योंकि बहुत सस्ता, वही बल्ब चाइना बनाएगा, सस्ता बना देगा, वही मोबाइल चाइनीज। आप पूरे मार्केट में देखो, चाइनीज मोबाइल की बोलबाला है, आपके अपने हाथ में चाइनीज मोबाइल होगा तो उनका बोलबाला क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता प्रोडक्शन में। इसको आईसीओआर कहते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी एक उत्पादन करने में मुझे पूंजी कितनी लगानी पड़ी। भारत के साथ क्या दिक्कत है कि भारत ऐसा नहीं सामान नहीं बनाता, और हम भारतीय क्यों, हमें सस्ता सामान चाहिए तो हम चाइना का सामान क्यों, आज दिवाली की झालरें चाइना की हम खरीद लेते हैं, हम स्मार्टफोन चाइना का लेकर आते हैं, टीवी हम चाइना का लेकर आ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एक यूनिट प्रोडक्शन करने में कम से कम लागत का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को अच्छा करते हैं। भारत भी अगर अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा कर ले और एक यूनिट उत्पादन करने में उसका अगर खर्चा कम आए तो उसका लाभ बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया में वो कॉम्पिटेटिव हो पाएगा। चाइना की सक्सेस स्टोरी इसी वजह से। तो सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना शुरू करें जो प्रोडक्शन के नए नए तरीके जानते हैं। नेक्स्ट वन, इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जो रणनीति के क्षेत्र, जैसे अभी मैंने चिप के बारे में बात की, सेमीकंडक्टर, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो सकता है। क्लीन एनर्जी की बात करें, यानी स्वच्छ ऊर्जा, वो हमारे लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है। ग्रीन एनर्जी की बात करें, मान लो हम ग्रीन मैन्योर की बात करें, भारत में इतनी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, भारत का एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो लिखो, इसके बारे में पहले समझा देता हूं। इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों पे को प्रोत्साहन देना होगा, महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल लेता हूं, अब जरा ध्यान से समझना।
भारत अपनी संभावनाओं को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। भारत में अगर बात करें तो डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन बहुत पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है, गर्मी का मौसम आता है, तो पेड़ अपने पत्ते गिराने शुरू कर देते हैं। यस या नो? कई बार देखा होगा पूरे सड़कों पे ऐसे पत्ते गिरे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर्णपाती यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और वो पत्ते क्या होता है, आपने देखा होगा लास्ट में आता है कोई इकट्ठा करता है और उसमें आग लगा देता है, और इससे क्या होता है, धुआं फैलना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अगर ऐसा हो कि इन नेचर ने हमें पर्णपाती वन, बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में, बहुत बड़ा सेगमेंट है, अगर इनकी पत्तियों टहनियों को इकट्ठा किया जाए और एक गड्ढे में दबाकर ग्रीन मैन्योर क्या बनाया जाए, ग्रीन मैन्योर बनाया जाए, यानी हरित खाद बना दी जाए, ठीक है, हरित खाद बना दी जाए, तो क्या होगा, तो उससे आप जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, और जो आपका वेस्ट है जिसको जलाकर आप पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं उससे आप क्या बना पाएंगे, आप खाद बना लेंगे, हरित खाद बना लेंगे। उससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी, और जो पौधों के लिए आप केमिकल फर्टिलाइजर लेकर आ रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कम से कम होगा। राइट और रॉन्ग? कितने लोग मुझे इससे एग्री करते हैं? सिर्फ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, वो पत्तियां ऐसे फैली रहती हैं, आग लग जाती है या उसमें आग लगा दी जाती है, तो वो सब हमें क्या करना है, वो सब हमें यहां पर कंसोलिडेट करना है। तो ये अगर हम करते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी जरूरत है, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो जब आप सड़कों से कनेक्ट कर देंगे तो ही आपका बिजनेस अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय परिवहन नीति जैसे उपायों को लागू करना और उनमें तेजी लाना। राष्ट्रीय परिवहन नीति जैसी योजनाओं को लागू करना और उसमें तेजी लेकर आना। क्लियर? तो जब आप सड़कों का जाल बिछाएंगे, जैसे अभी खबर आई कि अब अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ज्यादा सड़कें किसके पास है, भारत के पास है। जब आप लॉजिस्टिक्स, यानी जैसे भारत में जो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यानी समर्पित माल भाड़ा गलियारा। तो हमारे यहां एक ही ट्रेन चलती है, उसमें सवारी गाड़ी भी चल रही है, उसमें मालगाड़ी भी चल रही है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाती है, तो हम तेजी से अपना सामान पहुंचा ही नहीं पाते। हमें ऐसी रेलगाड़ियों, हमें ऐसी पटरियां, ऐसी परिवहन व्यवस्था चाहिए जिसमें एक पे केवल और केवल मालगाड़ियां चलें, जिसपे केवल और केवल उद्योगों का सामान तेजी से आ सके, जा सके, कोयला हो गया, तेल हो गया, सामान हो गया। इसीलिए डीएमआईसी प्रोजेक्ट लाया गया, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कि दिल्ली से मुंबई 7 जगहों को जोड़ते हुए जो 7 सेंटर हब बन सकते हैं इंडस्ट्री का, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ उसको जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, बहुत तेजी से हमारा विकास होता चला जाएगा। तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, तब जाकर हम अपने परिवहन को आगे बढ़ा पाएंगे, तब जाकर हम अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमने क्या सीखा, अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। पौधे को उगाने के लिए हमें जमीन को, क्लाइमेट को अनुकूल करना होता है। अगर हम ऐसा कर ले जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा, अगर हम ऐसा कर ले जाएंगे तो उद्योग हमारे आगे बढ़ जाएंगे। जब उद्योग आगे बढ़ जाएंगे तो 7.7 की रियल जीडीपी ग्रोथ हम प्राप्त कर पाएंगे, या 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें $19 ट्रिलियन, जो चाइना प्राप्त कर चुका है, हमें $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन पाएंगे। और अगर हम बन पाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगा तो भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा तो उनकी आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से भारत में जो इससे पहले की क्लास पढ़ाई थी, जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी समृद्धि का वितरण हो जाएगा। भारत का हर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ा पाएगा, और 2047 तक एक लक्ष्य है कि आज की तुलना में भारत के प्रति व्यक्ति आय में 6 गुना वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो फायदा है। केवल कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, राष्ट्र के बाद टैक्स, इससे काम नहीं चलेगा।
जब राष्ट्र अमीर हो, उसके नागरिक भी जब अमीर हो, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, तभी राष्ट्र वास्तव रूप में क्या होता है, समृद्धि के इंजन में प्रवेश करता है। तभी सही मामले में भारत के नागरिकों को उनका हक मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सफाई, स्वच्छता जो भी है वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन पाएगा, जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन पाएगा। तब जाकर भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2030 के इस लेक्चर में आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि भारत में जो ये इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है मेंस में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले की क्लासेस देनी है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें। अब एक मैडम है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी कि आईएएस के यूपीएससी के बारे में पढ़ाइए। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एलियंस के बारे में बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता और मेन चैनल पे सिलेबस की क्लासेस चल रही। मैडम आपको पता ही नहीं कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हमारे किस सिलेबस में है, किस पार्ट में है, और आप वहां कमेंट करिए कि सर आईएएस यूपीएससी के बारे में पढ़ाइए। मैं यहां कहां जो है एलियंस के बारे में पढ़ा रहा हूं, आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए। तो आप सबसे पहले, मेरा आपसे निवेदन है कि यूपीएससी छोड़ पढ़ने से पहले आप सिलेबस पढ़िए। सिलेबस बहुत जरूरी है। मैं रेगुलर वहां क्लास ले रहा हूं, इंडियन सोसाइटी के बारे में बड़ा लंबा लेक्चर चल रहा है, एक्टिव स्टडी में आपको सिखा रहा हूं, जो हमारा दूसरा चैनल है आईएएस विद ओजांग सर। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत गड़बड़ी वहां करेंगे, या आप जो है और भी चीजों के बारे में ओजांग सर लाइव पे आप जो है जाइए और